हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर एक और नए चैप्टर के साथ में, दैट इज नेशनल इनकम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जीडीपी, जीएनपी, इन सभी चीजों की। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम मतलब ऑफकोर्स यहाँ पर नेशन की इकोनॉमी हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम नेट वैल्यू निकालते हैं। जो भी इकोनॉमिक गुड्स, सर्विसेज किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में कंट्री की प्रोड्यूस की गई हैं किसी एक अकाउंटिंग ईयर में, प्लस अगर यहाँ पर मान लो हम लोग जैसे बाहर जॉब करने जाते हैं तो कोई नेट फैक्टर इनकम हो सकती है अब्रॉड से, तो हमारी खुद की टेरिटरी में भी और बाहर से भी जो इनकम है, ठीक है, जो हमारे ही लोगों ने यहाँ पर प्रोड्यूस की है। तो सम टोटल है फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब यूजफुलनेस क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है? तो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं इन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग अ कंट्रीज इकोनॉमी। इसकी यूजफुलनेस और सिग्निफिकेंस जो है वो अलग अलग एरियाज में हमें देखने के लिए मिलेगी। पहले इकोनॉमिक हेल्थ एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो ग्रोथ इंडिकेटर, यहाँ हम ट्रैक करेंगे नेशनल इनकम ओवर टाइम। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि एक कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसी रही ओवर द टाइम। तो यहाँ पर अगर नेशनल इनकम हमारी बढ़ रही है तो हमारी इकोनॉमी भी एक्सपेंड कर रही है, हम अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर खराब कर रही है तो हमारी कंट्री भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। रिसोर्स एलोकेशन, तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि भाई साइज क्या है हमारी इकोनॉमी का और कॉम्पोजिशन क्या है, किस तरीके से यहाँ पर हमें गुड्स एंड सर्विसेज हम बेच रहे हैं, कौन से सेक्टर्स में ज्यादा है, कहाँ पर कम है, ताकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट कर पाए। तो इन्वेस्टमेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर में प्रायोरिटाइज की जाती है इन्हीं बेसिस के ऊपर कि हमारी नेशनल इनकम क्या है। जैसी इनकम होती है वैसे ही हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ना, तो सेम चीज जा रही है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यहाँ पर नेशनल इनकम डेटा इन्फॉर्म करता है कि क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे कि टैक्सेशन, फिस्कल स्पेंडिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, हमारी ये जो की एरियाज है यहाँ पर हमें करने की जरूरत है। गवर्नमेंट स्पेसिफिक टारगेट सेक्टर्स को टारगेट करती है या इनकम ग्रुप्स को, बेस्ड ऑन की क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेशनल इनकम का। इंटरनेशनल कंपैरिजन, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें तो नेशनल इनकम यहाँ पर कंपैरिजन करा रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी का अलग अलग कंट्रीज के बीच में। तो यहाँ पर हम एक कंट्री की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और इसकी पोजीशन कैसी है वर्ल्ड इकोनॉमी में ये मेजर करते हैं। तो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक को यूज करेंगे नेशनल इनकम पर कैपिटा एज अ की इंडिकेटर, ताकि कंपेयर करें डेवलपमेंट लेवल्स अक्रॉस कंट्रीज। तो यहाँ पर ट्रैक की जाएगी प्रोग्रेस टवर्ड्स पॉवर्टी रिडक्शन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर हम डेट मैनेजमेंट करते हैं। नेशनल इनकम डेटा एक बेसिस प्रोवाइड कर रही है जिसमें हम डिटरमिन करेंगे कि कंट्री की कैपेसिटी कैसी है कि ये हैंडल कर सके पब्लिक डेट। गवर्नमेंट एडजस्ट कर सकती है स्पेंडिंग या रेवेन्यू मेजर्स बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड डेट लेवल्स। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करते हैं। इन्वेस्टर्स रिलाई करेंगे नेशनल इनकम डेटा में जिसमें कि वो पोटेंशियल रिस्क और रिटर्न्स देखेंगे इन्वेस्टमेंट के किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में। एक स्टेबल और ग्रोइंग नेशनल इंडिकेट करती है कि पोटेंशियली फेवरेबल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट हमारे पास है। सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस यहाँ पर हमें हेल्प कर रहे हैं कि भाई इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स क्या है कंट्री में। जैसे हम बोलते हैं ना 1% ऑफ पीपल हैव द 90% ऑफ टोटल रिसोर्सेज इन इंडिया, तो वो हम सब कैसे पता कर रहे हैं इनइक्वालिटीज, यहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस पढ़कर। तो यहाँ पर जो पॉलिसीज हैं वो हमें हेल्प कर रही है कि हम सोशल जस्टिस की तरफ जाएं और पॉवर्टी को रिड्यूस करें। ह्यूमन डेवलपमेंट, नेशनल इनकम एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है हमारे हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए। तो यहाँ पर हम रिलेशनशिप समझ रहे हैं नेशनल इनकम की और उन फैक्टर्स की जिस तरीके से गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रही है रिसोर्सेज को टवर्ड्स इंप्रूविंग सोशल वेलबींग। तो नेशनल इनकम बेसिकली हम ऐसा ले सकते हैं कि भाई हम पहले क्या देखेंगे, एक घर ही समझ लो, तो एक घर में देखेंगे क्या क्या इनकम आ रही है, कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, क्या क्या खर्चे हैं। अब मान लो एक बड़ी ज्वाइंट फैमिली है, उस बड़ी ज्वाइंट फैमिली में हमने देखा कि एक मेजर पोर्शन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल के पास जा रहा है उस फैमिली के, लेकिन दूसरा सेट जो है उनके पास प्रॉपर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा।
तो हम क्या करेंगे, फिर हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, हो सकता है कुछ पॉलिसीज बनानी पड़े हमें, हो सकता है कुछ यहाँ पर एक्शंस लेने पड़े। तो सिमिलरली एक कंट्री रन कर रही है, तो नेशनल इनकम की जो सिग्निफिकेंस है वो किस चीज में आ रही है कि हम एक स्नैपशॉट दे रहे हैं कंपनी की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है, क्या एग्जैक्टली इसका पोटेंशियल है और क्या क्या चैलेंजेस इसके सामने आ रहे हैं। तो वाइटल टूल बन जाता है ये पॉलिसी मेकर्स, बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स के लिए कि वो इन्फॉर्म डिसीजंस लें इकोनॉमी के बारे में और जो प्लेस यहाँ पर इसके अंदर है विद इन इट। तो हम इन चीजों पर फोकस करेंगे। ओके, चलो अब आ जाते हैं हमारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम में। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जीडीपी। अक्सर आप जीडीपी के बारे में देखते रहते हो, सुनते रहते हो न्यूज़पेपर में, अलग अलग डिबेट्स में, एंड यहाँ पर हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि कितना जीडीपी इंडिया का चल रहा है, या फिर हम अभी कौन सी नंबर की इकोनॉमी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये भी हमें ग्लोबली पता चलता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम इसे बोलते हैं। ये की कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कंट्री की इकोनॉमी को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम टोटल मार्केट वैल्यू हमारे सभी फाइनल गुड्स की और सर्विसेज की जो एक नेशन में प्रोड्यूस हुई हैं वो देखेंगे किसी स्पेसिफिक पीरियड में। मतलब देखो, इसको बहुत अच्छे से समझना। पहले तो हमने ये देखा कि एक कंट्री की कितनी टेरिटरी है, ठीक है। हर कंट्री की अपनी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, कुछ अपने बॉर्डर्स होते हैं। उस बॉर्डर के विद इन यहाँ पर अब कुछ प्रोडक्ट्स हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं, कुछ हमारे बन रहे हैं, कुछ बनने शुरू होते हैं। जो बन चुके हैं, जो फिनिश्ड हो चुके हैं, ठीक है, अब हम उन्हें यूज कर सकते हैं, रेडी टू सेल हैं, रेडी टू यूज हैं, वो हम देखेंगे कि भाई वैसे गुड्स या फिर सर्विसेज हमारी जो कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, इसके खुद के बॉर्डर्स में इनकी मार्केट वैल्यू क्या है, जो कि हमारे नेशन के बॉर्डर में एक स्पेसिफिक पीरियड में प्रोड्यूस हुए हैं। आगे समझ में? अब पढ़ो डेफिनेशन। हम क्या मेजर कर रहे हैं? मार्केट वैल्यू। किस चीज की? जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री की यहाँ बाउंड्रीज में प्रोड्यूस हुए हैं, और कब हुए हैं? किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड में। कौन सा स्पेसिफिक पीरियड हो सकता है? अगर मैं बात करूं, हम ले सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक मैंने देखा कि जो हमारे पास फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं, अगर मैं मार्केट में उन्हें बेचने जाऊं तो उनकी मार्केट वैल्यू मुझे इतने रुपीस की पड़ेगी। तो मैं क्या बोल रही हूँ? ये हमारी जीडीपी है। तो यूजुअली हम इसको एक साल लेकर चलते हैं, ठीक है। क्वार्टरली भी हम निकालते हैं कि कितना जीडीपी चल रहा है, तो इसीलिए हम यूजुअली बोल रहे हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। तो क्या हम कैप्चर कर रहे हैं? मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पर मॉनेटरी वैल्यू चेक की जा रही है। मॉनेटरी वैल्यू कि मुझे कितना पैसा मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुपीस में या डॉलर्स में लेंगे कि क्या हमारे पास जो गुड्स और सर्विसेज हैं इसके बदले मुझे पैसा मिल सकता है, ना कि इनकी फिजिकल क्वांटिटी की कितने केजी का है। अब मैं यहाँ पर अगर गोल्ड बेचने जाऊं और मैं कॉटन बेचने जाऊं, है ना, तो 1 केजी गोल्ड का कितना हाई प्राइस होगा और 1 केजी कॉटन का कितना कम प्राइस होगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज नहीं, हम यहाँ पर मॉनेटरी मेजर कर रहे हैं। फिर आती है बात फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। तो हम केवल वही गुड्स और सर्विसेज लेकर चल रहे हैं जो कि डायरेक्टली अब हाउस होल्ड या बिजनेसेस कंज्यूम कर लेंगे, उसको प्रोसेस नहीं करना पड़ रहा है। इंटरमीडिएट गुड्स जो प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, कभी डबल काउंटिंग ना हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, कॉटन से हमने क्लोथ बनाना था। अब कॉटन से हमने जब फैब्रिक यहाँ पर बनाया और फैब्रिक से मैंने टी शर्ट्स बनाई, तो मैं सीधे टी शर्ट्स लेकर चल रही हूँ, ना कि फैब्रिक या कॉटन, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये हो गया मेरा जीडीपी। अगर ये कॉटन में बाहर कहीं बेचने जाती तो बात एक अलग होती। तो हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से लेते हैं कि कहाँ पर हमारी जो कंट्री है उसके विद इन हम क्या यूज कर रहे हैं। प्रोडक्शन विद इन बॉर्डर्स मैंने आपको बता ही दिया कि हमारी जो कंट्री की यहाँ पर बाउंड्रीज हैं उसी के विद इन हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो सभी आइलैंड, सभी यूनियन टेरिटरी, सब चीज आ जाएंगी। कभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट्स लेकर चल रहे हैं। तो फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएटरी गुड्स, फाइनल गुड्स कौन सी हैं? जो रेडी हैं कि अब कंज्यूम कर ली जाएंगी एंड यूजर के द्वारा। यहाँ पर कंज्यूमर परचेज करेगा, यूज कर लेगा फॉर इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स यहाँ पर अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स की। जैसे कोई स्मार्टफोन अगर किसी कंज्यूमर को बेचा गया
ब्रेड्स यहाँ पर बेची गई, या फिर किसी ने कार खरीदी। तो अगर यहाँ पर हम देखिए कार का इंजन है, ठीक है, वो कार में लग कर जाएगा तो इंजन एक इंटरमीडिएट गुड हो गया, लेकिन कार जो है वो एक फाइनल प्रोडक्ट हो गई। तो इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ पर कौन से हैं, जिनको हम प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं ऑफ अदर गुड्स और सर्विसेज, यहाँ पर ये फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज नहीं हो रही है, एज एन इनपुट या रॉ मटेरियल यूज हो रही है। जैसे कॉटन यूज कर रहे थे, तो इनकी अभी फर्दर प्रोसेसिंग होगी, असेंबली की जाएगी, जैसे हमने इंजन को असेंबल किया कार में। तो यहाँ पर हमारे पास स्टील, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहे हैं, इनको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। आगे समझ में, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको शॉर्ट में बोला जाता है मॉस्पी, ये एक एस्टिमेट निकाल रहे हैं जीडीपी का एट कांस्टेंट 2011-12, ठीक है, एंड करेंट प्राइसेस। अब आ जाते हैं डिफरेंट यूजेस क्या है जीडीपी के। अब डिफरेंट यूजेस में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट है इसका वाइड रेंज ऑफ यूजेस है। जैसे कि यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन क्या है कि एक मेजर करेंगे इकोनॉमिक साइज एंड ग्रोथ। इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करते हैं तो ग्रोथ रेट एनालिसिस, हम जीडीपी ग्रोथ रेट को ओवर टाइम यहाँ पर ट्रैक करते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है टू असेस द हेल्थ एंड डायरेक्शन। एंड यहाँ पर हमारे पास में हम क्या देखेंगे कि भाई किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है वो हमें हेल्प करेगी, किस तरीके से ये हमें यहाँ पर एक डायरेक्शन लेने में, अचीव करने में हेल्प करेगी। तो एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट जो है वो इंडिकेट कर रहा है एक्सपेंशन, और एक नेगेटिव वन हमें सिग्निफाई करता है कॉन्ट्रैक्शन। सेक्टोरल एनालिसिस, जीडीपी जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है बाय डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ताकि हम इनके कंट्रीब्यूशन को हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में समझें और यहाँ पर जो भी ग्रोथ एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे चलेंगे। अब बिजनेस फोरकास्ट कर सकते हैं कि भाई बिजनेसेस जो हैं वो जीडीपी ट्रेंड्स को देखकर ये समझते हैं कि भाई मार्केट की क्या डिमांड रहेगी। जैसे अभी अगर हम देखें तो डिजिटल चीजों का यहाँ पर एक बहुत मेजर सिग्निफिकेंट हम बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन रहा है, दैट इज 25% ऑफ अवर जीडीपी। अगर तो फिर लोग क्या सोचेंगे कि ठीक है फिर हम डिजिटली कुछ करने का देखते हैं। इंटरनेशनल कंपैरिजंस, यहाँ पर प्राइस डिफरेंसेस हम देखते हैं एडजस्ट कर कर कि जीडीपी किस तरीके से है। तो इवन अभी जो हमारे पास जीडीपी आते हैं उसमें हम ग्लोबल जीडीपी देखते हैं, अपना जीडीपी देखते हैं, दूसरी कंट्रीज का जीडीपी देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और डेवलपमेंट लेवल्स पता चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो गवर्नमेंट अब यहाँ पर जीडीपी से ये समझती है कि उनकी फिस्कल पॉलिसी क्या होगी। फिस्कल पॉलिसी में हम क्या देखते हैं कि हमारी इनकम और एक्सपेंसेस क्या क्या है ना। तो यहाँ पर अब उनको टैक्सेशन ज्यादा लगाना है, कम लगाना है, कितना खर्चा करना है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में और ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके थ्रू हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई किस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स हमारे होने चाहिए और मनी सप्लाई को भी हम रेगुलेट कर पाते हैं। फिर आते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में इन्वेस्टर्स असेस करेंगे कि पोटेंशियल क्या है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का बेस्ड ऑन इट्स जीडीपी एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले इन सारी चीजों को चेक करते हैं, और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी जीडीपी डेटा को कंसिडर कर कर यहाँ पर इवेलुएट करती हैं कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेशंस काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, S&P ने अभी हाल फिलहाल में इंडियन इकोनॉमी को BBB- से BBB में लेकर आए, ठीक है, BBB में लेकर आए, विच मीन्स कि हम एक अब स्टेबल इकोनॉमी बन चुके हैं और यहाँ पर अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन सब चीजों को भी यूज करते हैं। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस देखते हैं। तो देखो फैक्टर कॉस्ट में हम यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कोई भी अगर बिजनेस देखेंगे तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, आपका यहाँ पर कितना जमीन आप यूज कर रहे हो, है ना, तो उसका हो सकता है रेंट आप पे कर रहे हो, या फिर आपने कहीं से कोई लोन लिया, कैपिटल रेज किया आपने, तो या तो आप डिविडेंड पे कर रहे हो या इंटरेस्ट पे कर रहे हो। फिर लेबर आपके लिए काम कर रही है तो आप उनको यहाँ पर उनके वेजेस दे रहे हो। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में तो हम यहाँ पर इसमें अपनी इनकम जो जनरेट की है बाय डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको लेकर चलेंगे, जैसे लेबर, कैपिटल, और यहाँ पर भी कोई भी टैक्सेस हमारे प्रोडक्ट या सब्सिडीज में हम नहीं लेकर जा रहे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम फाइनल मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि प्रोड्यूस की गई है किसी कंट्री के बॉर्डर में, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई कितना हमारे पास में टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है उसका मार्केट प्राइस रहेगा, एंड यहाँ हम अपने टैक्सेस को ऐड कर रहे हैं और सब्सिडीज को माइनस कर रहे हैं। फैक्टर कॉस्ट में हमने क्या किया, यहाँ भी हम अपने जो टैक्सेस हैं उनको ऐड और सब्सिडीज को माइनस कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम अपनी फाइनल प्राइसेस ले रहे हैं, फाइनल सेलिंग प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज के। आगे समझ में? देखो ये बहुत आसान है वैसे, लेकिन इसको थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअली और ध्यान से समझना। अब यहाँ पर हम लोग एक दो कॉन्सेप्ट्स और सीखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ना तीन कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी यहाँ पर। एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है बेसिक प्राइस और एक होता है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या है? जो टोटल कॉस्ट यहाँ पर हमारे सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की लग रही है जिसको हमने कंज्यूम किया या फिर यूज किया इन प्रोड्यूसिंग अ गुड और सर्विस। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हमने वेजेस पे किए लेबर को, या फिर हमने रेंट पे किया अगर हमने किसी जमीन पर काम किया है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, फैक्टर हमारे जो हैं, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आ गए। तो इनको हम लेते हैं फैक्टर कॉस्ट की तरह। फिर हमारे पास में एक और होता है बेसिक प्राइस। अब बेसिक प्राइस थोड़ा अच्छे से समझना। बेसिक प्राइस क्या होता है? ये वो प्राइस है जिसमें कि हम अपना सामान किसी को बेच रहे हैं, तो बायर हमें ये जो प्राइस पे कर रहा है, इस प्राइस में आपका क्या क्या आ जाएगा, इस प्राइस में यहाँ पर एक अमाउंट रिसीव करी जाएगी जिसमें कि हम जो टैक्सेस पे करने हैं एज अ सेलर उनको तो हटा देंगे और जो सब्सिडीज हमें मिल रही हैं उन्हें ऐड कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर लेकर चलेंगे हमारे प्रोडक्शन टैक्सेस को और प्रोडक्शन सब्सिडीज को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो सब्सिडीज हमें यहाँ पर रिसीव करने के लिए मिल रही हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको ऐड कर देंगे, और जो टैक्सेस हमें पे करने हैं उन्हें हम माइनस कर देंगे। कौन पे करेगा ये टैक्सेस? ये हमारे जो प्रोड्यूसर हैं या फिर जो यहाँ पर सेलर हैं, ठीक है। समझ में आ गया? फिर आता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में क्या करते हैं, मार्केट प्राइस में हम कितने रुपीस में इस प्रोडक्ट को बेचेंगे, और यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये सारी चीजें तो लेकर चलेंगे, साथ में जो टैक्सेस इम्पोज करे गवर्नमेंट ने उनको भी यहाँ पर ऐड करेंगे, और जो सब्सिडीज गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड की हैं उनको भी हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इसका आप एक बार फॉर्मूला देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जीडीपी निकाल रहे हैं मार्केट प्राइसेस पर, तो कैसे निकालेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। बेसिक प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या था, प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। प्रोडक्शन टैक्सेस में क्या क्या आएगा, मान लो किसी जमीन पर आपने यहाँ पर अपना सेटअप किया है प्लांट का, तो अब आपको उसका लैंड टैक्स देना पड़ेगा, तो ये हो जाता है आपके लिए प्रोडक्शन टैक्स। और प्रोडक्शन सब्सिडी क्या होता है, प्रोडक्शन सब्सिडी है कि जैसे गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपको बोला कि भाई आप एक काम करो, आप यहाँ पर हमारे रेलवे के थ्रू कुछ सब्सिडीज ले लो, या फिर इनपुट सब्सिडीज फार्मर्स को दे देते हैं या विलेजेस और स्मॉल इंडस्ट्रीज को, जिससे कि वो जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी रॉ मटेरियल की तो उन्हें सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। और प्रोडक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, प्रोडक्ट टैक्सेस हो गए जैसे हम यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी सब अपने जीएसटी ये सारी चीजें पे कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट सब्सिडी क्या हो गया, प्रोडक्ट सब्सिडी हो गया जो सब्सिडी हमें अपने प्रोडक्ट पर डायरेक्टली मिल रही है, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी या फिर फर्टिलाइजर या फूड पेट्रोलियम, ये सारी सब्सिडीज हमारी किसमें आ जाती हैं, प्रोडक्ट सब्सिडीज में आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हुए चलते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को। तो जीवीए के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, तो मैं आपको इसको और डिटेल में समझा दूंगी। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं, हमारे पास है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में ये टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज होता है, जिसमें कि हमारी कंट्री में इसको प्रोड्यूस किया गया इसके बॉर्डर्स में ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये रिफ्लेक्ट करेगा करेंट प्राइसेस जिस पर गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो मार्केट में बेचे जा रहे हैं, और बिना किसी इन्फ्लेशन को एडजस्ट किए हुए। याद रखना, जब नॉमिनल जीडीपी की बात होगी तो इन्फ्लेशन यहाँ पर हमारा एडजस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। और चेंजेस अगर यहाँ पर नॉमिनल जीडी में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन की क्वांटिटी भी बदल रही है और प्राइस लेवल्स भी बदल रहे हैं, दोनों चीजें बदल रही हैं, ठीक है।
तो हो सकता है हमारा प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, प्लस प्राइस लेवल्स भी। रियल जीडीपी क्या होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी को। तो ये आपका कांस्टेंट प्राइसेस यूज कर रहा है, मतलब यहाँ पर हम इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स लेकर चल रहे हैं। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी इकोनॉमी में यहाँ पर जब प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट यहाँ हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी अकाउंट में लेकर चल रहे हैं। हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जो है वो हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो रियल जीडीपी यहाँ पर रिमूव करेगा इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस to provide a more accurate picture of an economy's actual production growth or contraction over time। ठीक है, याद रखोगे। अब नॉमिनल जीडीपी कौन सा है कि ठीक है हो रहा होगा इन्फ्लेशन, हमें फर्क नहीं पड़ता। रियल जीडीपी क्या बोल रहा है कि रियल बात करो, इन्फ्लेशन भी एक रियलिटी है, तो इन्फ्लेशन को एक रियलिटी मानता है रियल जीडीपी। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज कर लेते हैं, इसीलिए मैं आपको इस तरह की टर्म्स बोलकर स्टोन्स में समझा रही हूँ। ठीक है, तो रियल जीडीपी यहाँ पर हमारा नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा होता है। क्यों होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन यूजुअली हमारा बढ़ ही रहा होता है टाइम के साथ में। तो जब प्राइस लेवल्स गुड्स और सर्विसेज की बेस ईयर में हमारी ज्यादा होती हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं 2018 में और 2025 में, आप कंपेयर करो तो प्राइस लेवल्स बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं, डेफिनेटली बढ़ी हैं। अब आपके पास में जो 10 रुपीज तब थे और जो 10 रुपीज अब हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ पर जो हमारा इन्फ्लेशन अकाउंट कर रहा है रियल जीडीपी, ठीक है, तो रियल जीडीपी हमारा नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन को भी ये साथ में लेकर चलेगा। और नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी के अराउंड कब होगा, अगर 2018 और 2025 के बीच में कोई भी इन्फ्लेशन की जैसी चीज नहीं आई, जो प्राइस थी यहाँ पर हमारी प्राइस लेवल वो सेम ही रही थी। ठीक है, अच्छा रियल जीडीपी नॉमिनल से कम कब होगा, जब डिफ्लेशन आ जाएगा, तो प्राइस लेवल्स ही हमारे गिर गए। अब समझो नॉमिनल जीडीपी क्या है, मॉनिटरी वैल्यू निकाल रहे हैं सभी गुड्स और सर्विसेज का जिसको हमने डोमेस्टिक बाउंड्रीज में एक कंट्री की प्रोड्यूस किया है। और रियल जीडीपी यहाँ पर मॉनिटरी वैल्यू निकाल रहे हैं सभी गुड्स एंड सर्विसेज का जिनको हमने डोमेस्टिक बाउंड्रीज में प्रोड्यूस किया है, लेकिन यहाँ पर हम इसमें एडजस्टमेंट लेकर चलेंगे किस चीज की, इन्फ्लेशन की। हम मानेंगे कि भाई इन्फ्लेशन जैसी एक चीज होती है, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है विदाउट एनी इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन। यहाँ पर ये एडजस्ट कर रहा है जीडीपी को विद द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो इसको हम यहाँ पर करेंट ईयर प्राइसेस में लेकर चलते हैं और इसको हम कांस्टेंट प्राइसेस में, हमारा जो बेस ईयर का प्राइस था यहाँ पर उसके टर्म्स में लेकर चलते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ये इजी है कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पर इसको डिफिकल्ट है क्योंकि इन्फ्लेशन कितना हुआ, क्या प्राइस लेवल्स रहे वो समझना होगा। वैल्यू ऑफ जीडीपी की बात करें तो ये हमारा हाइयर होता है रियल से। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर इन्फ्लेशन को तो लेकर ही नहीं चल रहे, प्राइस लेवल्स को लेकर ही नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर हमें मार्केट प्राइस जो है वो बेस ईयर के कंसिडरेशन में लेकर चलनी है, तो ये हमारा कम होगा। कोई भी यहाँ पर इजीली एनालाइज नहीं कर सकता इकोनॉमिक ग्रोथ को नॉमिनल जीडीपी की हेल्प से, लेकिन रियल जो है वो हमें रियलिटी बताता है और रियलिटी बताता है तो हम यहाँ पर चीजों को समझ या सीख पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या देखेंगे कि हम मेजर कर रहे हैं टोटल मार्केट वैल्यू हमारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, जो कि एक कंट्री के सिटीजन्स और बिजनेसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं डोमेस्टिकली भी और यहाँ पर अब्रॉड भी। देखो जीडीपी में मैंने बोला कि हम हमारी बाउंड्रीज तक बात करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि कोई सिटीजन है या कुछ है, मैं यहाँ पर रेजिडेंट की बात कर रही थी। मगर एक बात समझो, हो सकता है कि मैं यूएस में जाकर काम करूं और वहां से कुछ इनकम अर्न करूं और वो इनकम जो है मैं क्योंकि इंडियन सिटीजन हूं तो मैं उसको भी कैलकुलेट करवाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी, मैं यहाँ पर यूज करूंगी जीएनपी। ये नेशनलिटी की बात कर रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मेरी नेशनलिटी क्या है, मैं इंडियन हूं या मैं अमेरिकन हूं, इस बारे में बात कर रहा है। और जीडीपी ये बात कर रहा है कि इसकी कंट्री में क्या हुआ है, ना ही यहाँ पर इसको इस बात से मतलब है कि मैं अमेरिकन हूँ, ना ही इस बात से कि मैं यहाँ पर इंडियन हूँ। ठीक है, तो टोटल मार्केट वैल्यू हमारे सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के जो कि कंट्री के सिटीजन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर इसके बिजनेसेस, हमारी कंट्री के बिजनेसेस भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये डोमेस्टिकली और अब्रॉड दोनों में देखा जाएगा।
एक स्पेसिफिक पीरियड में। तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, नेशनलिटी हमारे जो ओनर्स हैं ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लेकर चलेंगे, नॉट जस्ट की लोकेशन क्या है ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ हम इनकम जो अर्न की गई है बाय रेजिडेंट्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री लेकर चलेंगे, एक्सक्लूड करेंगे इनकम अर्नड बाय फॉरेन रेजिडेंट्स विद इन द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम वो इनकम अर्न कर रहे हैं जो कि हमारे रेजिडेंट्स, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो बाहर हो, और जो यहाँ पर फॉरेन रेजिडेंट्स हैं या फॉरेन सिटीजन्स हैं उसको माइनस कर देंगे। तो ट्रांस बाउंड्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं उनको हम अकाउंट में ले रहे हैं, तो इनको हम अलग अलग सेगमेंट में यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या क्या हो सकती है, सबसे पहले तो कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर जॉब करता है और अपनी सैलरी अपनी फैमिली के लिए इंडिया में वापस भेजता है, तो इन्होंने प्राइवेट रेमिटेंसेस यहाँ पर भेजे। नेट आउटकम ऑफ द मनी with which inflows and outflows are on account of private transfers by Indian nationals working outside of India and foreign nationals working in India। इंडियन ने अपने पैसे इंडिया में भेजे, है ना, और फॉरेनर ने अपने पैसे फॉरेन में भेजे। अब यहाँ पर इंडियन ने भेजे हैं $1000, फॉरेनर ने भेजे हैं $700, तो $300 क्या हुआ, मेरा नेट हो गया जो रेमिटेंसेस यहाँ पर रिसीव किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्राइवेट रेमिटेंसेस में $300 लेंगे। इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, अब यहाँ पर हमने कुछ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स किए हैं जिसके लोन्स के हमें इंटरेस्ट पे करने हैं, हो सकता है प्रिंसिपल भी पे करना हो और सिमिलरली यहाँ दूसरी कंट्री में से जो लोग हैं उन्होंने हमारे यहाँ से लोन्स लिए हो सकते हैं, तो इसका भी हम नेट इंटरेस्ट निकाल लेंगे। फिर आते हैं एक्सटर्नल ग्रांट्स। अब हमारी कंट्री यहाँ पर जब कोई डिजास्टर फेस करती है तो उसको ग्रांट्स मिलते हैं, सिमिलरली हम भी यहाँ पर ग्रांट्स देते हैं, जैसे हमने श्रीलंका को ग्रांट्स दिए, नेपाल को ग्रांट्स दिए हैं। तो यहाँ पर बैलेंस देखेंगे ऐसे ग्रांट्स का जो कि फ्लो कर रहे हैं इंडिया से और इंडिया में। तो अल्टीमेटली 3 कंपोनेंट्स यहाँ पर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आते हैं जो कि या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव हो सकते हैं। तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हैं कि भाई हमें अब्रॉड से क्या इनकम हो रही है प्लस जीडीपी, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेट इनकम लेकर चलेंगे, ये भी याद रखना। तो जीएनपी जो है वो हमारी जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन केस ऑफ इंडिया है। इसका मतलब इंडिया का जो जीएनपी है वो जीडीपी से हमेशा कम रहता है। इंपॉर्टेंस क्या है जीएनपी की, प्रॉपर पिक्चर प्रोवाइड कर रहा है कि कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है, पूरा कंट्रीब्यूशन इसके सिटीजन्स और बिजनेसेस किस तरह से ओवरऑल इन द वर्ल्ड कर रहे हैं, ग्लोबली कर रहे हैं। यूजफुल है इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए क्योंकि ज्यादा एक्यूरेट असेसमेंट हो रही है, जिसमें कि आईएमएफ जो है नेशंस को रैंक कर रहा है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम्स एट परचेजिंग पावर पैरिटी। कंट्री की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें समझ आती हैं, और एग्जॉस्टिव कॉन्सेप्ट हमारा नेशनल इनकम का चल रहा है। देन जीडीपी, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पता चलती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लिमिटेशंस क्या है जीएनपी की। तो यहाँ पर हम एक्यूरेटली जो है वो चीजों को नहीं निकाल पा रहे क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स और इनकम फ्लोस क्या हो रहे हैं अक्रॉस बॉर्डर्स निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। फ्लक्चुएशंस हमारे एक्सचेंज रेट्स में आ जाते हैं तो कंपैरिजन को और थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं। जीडीपी की तरह जीएनपी भी मार्केट वैल्यू पर फोकस कर रहा है, तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या वेलबींग जो है उस पर इनका ध्यान अभी तक नहीं गया है। अब आ जाते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, अब जहां जहां जी आता है वो होता है ग्रॉस। ग्रॉस में से जब जब हम किसी चीज को माइनस करते हैं तो आ जाता है नेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन को ग्रॉस में से माइनस कर देते हैं, तो आपका ये एनडीपी भी आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और नेट नेशनल प्रोडक्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मेजर है फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ द वेयर और टेयर ऑफ कैपिटल गुड्स, मशीनरी का वेयर टेयर या फिर हमारी बिल्डिंग का वेयर टेयर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो सकता है प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान। अब यहाँ पर जीडीपी जो है ये हम क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन। सो एनडीपी जो है
ये हमारी हमेशा कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो होता ही होता है ओवरऑल। अगर हम देखें किसी भी कंपनी का भी, तो डेप्रिसिएशन तो हमेशा हमारे पास में जब भी हम निकालते हैं तो हमारी इनकम कम हो जाती है। लेकिन एनडीपी जो है वो कंपैरेटिव इकोनॉमीज में हम यूज नहीं करते, जैसे कि अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमीज को कंपेयर कर रहे हैं तो एनडीपी हमें ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर दे रही है प्रोडक्शन की। सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर दे रही है कि भाई लॉन्ग टर्म में हो सकता है हमें और ज्यादा मशीन्स खरीदनी पड़े, अब धीरे धीरे ये मशीन खराब हो जाएंगी, तो री इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करनी होगी, कैसे यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो सकती है, मेंटेनेंस करनी है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एनडीपी यहाँ पर इन्फॉर्म कर रही है अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि भाई नेट रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। फिर आती है लिमिटेशंस एनडीपी की। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में हम यहाँ पर एस्टिमेट करेंगे कि डेप्रिसिएशन जो है वो चैलेंजिंग है। अब हमें एक मशीन का या दो मशीन का नहीं, कंट्री की ओवरऑल मशीनरीज का या फिर कंट्री में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगेन ये भी आपका मार्केट वैल्यू पर ही कनेक्टेड है। फिर आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगेन जी में से डी माइनस करते हैं तो एन आ जाता है ना। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है। अब एक और नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो यहाँ पर नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम आपकी एनएनपी ही होती है, ठीक है। तो जीडीपी के थ्रू एनडीपी और जीएनपी ये सभी हमारी क्या है, नेशनल इनकम है, लेकिन इनको हम कैपिटलाइज्ड एन या आई के साथ नहीं लिखते, लेकिन अगर कैपिटलाइज्ड वाला लिखना है तो वो हमारा एनएनपी होता है। जब हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट को बाय टोटल पॉपुलेशन, तो हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाती है, दैट इज इनकम पर हेड पर ईयर, ठीक है। तब आपसे कभी भी कोई पूछे कि भाई ये पर कैपिटा इनकम की बड़ी बात करते हो तुम, ये होता क्या है, तो क्या कहोगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट अपॉन यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट वो पूछेगा क्या होता है तो क्या बोलोगे, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। वो कहेगा जीएनपी क्या होता है तो क्या बताओगे उसको, कि जो यहाँ पर हमारे कंट्री के सिटीजन्स और बिजनेसेस ने इनकम अर्न की है और उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। तो एनएनपी हमें प्योर पिक्चर दे रही है हमारे नेशनल इनकम की, एक कंप्लीट पिक्चर हमें मिल रही है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की, डोमेस्टिक और प्रोडक्शन यहाँ पर जो हमारी अर्निंग्स हो रही है अब्रॉड। इंटरनेशनल कंपैरिजन में ये ज्यादा एक्यूरेट मानी जाती है क्योंकि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कंट्रीज की यहाँ पर हम देख रहे हैं और टोटल नेशनल वेल्थ इनकम को ये यहाँ पर हमारे लिए रिफ्लेक्ट करता है। इन्वेस्टमेंट इन पॉलिसी डिसीजन की बात करें तो एनएनपी हमें समझने में हेल्प कर रहा है कि पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स किस तरीके से इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है एनएनपी की, तो कॉम्प्लेक्सिटी हमें कैलकुलेशन में देखने के लिए मिलती है, एक्यूरेटली मेजर करेंगे कितनी इनकम अर्न की है अब्रॉड, तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग है। तो हम रिलायबिलिटी देखेंगे एनएनपी कैलकुलेशन का। मार्केट वैल्यू फोकस की बात करें तो सिमिलर टू जीडीपी एंड एनडीपी, एनएनपी जो है वो फोकस करते हैं ऑन मार्केट वैल्यू और ये कैप्चर नहीं करते फैक्टर्स लाइक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इनकम इक्वालिटी। लिमिटेशंस क्या है और चैलेंजेस क्या है इन मेजरिंग नेशनल इनकम, तो इकोनॉमिस्ट को यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे कि नॉन मोनेटाइजेशन ट्रांजेक्शन। तो अगर नेशनल इनकम यहाँ पर कैलकुलेट की जाए तो ये अज्यूम किया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हैं उनको हम एक्सचेंज करेंगे मनी के लिए। अभी तक हमने जीडीपी की जो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी वहां से ही मॉनेटरी वैल्यू की बात की है, लेकिन इंडिया में स्पेशली रूरल एरियाज में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अक्कर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बार्टर, कि हमने किसी को सामान यहाँ पर इधर उधर उधार में दे दिया या सामान के थ्रू सामान ले लिया, तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है जीडीपी एस्टिमेट करने में। अनरिपोर्टेड इलीगल इनकम, तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो ब्लैक इकोनॉमी है वही 40% ऑफ टोटल इनकम जनरेटेड इन द कंट्री है एंड इसको हम यहाँ कंसिडर भी नहीं कर रहे। तो हिडन या पैरेलल इकोनॉमी जो है या फिर जो इनकम जनरेट हुई है ये अनरिपोर्टेड चली गई। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा अबाउट हाउस होल्ड, यहाँ पर स्मॉल प्रोड्यूसर्स एक्सेट्रा के बारे में हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कैरी आउट करेंगे प्रोडक्शन को एट अ फैमिली लेवल या फिर रन करेंगे हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस। तो ये जो डेटा है इन एंटरप्राइजेस के बारे में बहुत डिफिकल्ट है समझना, और यहाँ पर जो एनआईए है
वो आपको रेयर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी जैसे डोमेस्टिक वर्क या हाउसकीपिंग, इसको इंक्लूड नहीं कर रही। इवन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे यहाँ कितने लोग काम करते हैं, तो उसको भी तो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं अभी ठीक से। एब्सेंस ऑफ डेटा ऑन ग्रोइंग सर्विस सेक्टर, तो अब इंडिया की जो सर्विस सेक्टर है एक्सपोनेंशियल वे में ग्रो कर रहा है, लेकिन जो वैल्यू एडिशन हो रही है इन सेवरल पार्ट्स ऑफ सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री, वो एक्यूरेट रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही। चेंजेस इन द इन्वेंट्री वैल्यू, तो जितनी भी हमारी इन्वेंट्री चेंजेस हो रहे हैं वो भी या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, उनको हम या तो ऐड करेंगे या तो फिर बाहर लेकर आएंगे कंपनी के करेंट प्रोडक्शन से। तो एस्टिमेट जो है नेशनल इनकम के, वो भी हम केवल तभी अकाउंट में लेंगे जब कुछ इन्वेंट्रीज में चेंजेस हो रहे हैं। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेप्रिसिएशन रेट्स नहीं होते हैं हमारे अलग अलग मशीन्स के लिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकरेक्ट नंबर्स ले जाते हैं अनलेस की अप्रोप्रिएट डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो ग्रॉस नेशनल इनकम पे बने थे। चैलेंजेस यहाँ पर आते हैं कि हम यहाँ पर डबल काउंटिंग मेथड जो है उसको भी यहाँ पर अवॉइड कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका भी चैलेंज होता है। अब यहाँ पर शुगर केन, जैसे मैंने आपको कॉटन का बताया, तो कॉटन से फैब्रिक तो बन गया, अब फैब्रिक को यहाँ पर आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो या फिर क्लोथिंग में लेकर जा रहे हो, तो ये भी तो दिक्कत है। ऐसी शुगर केन जो है ये प्रोडक्शन में यूज हो रहा है शुगर के, तो ये भी हमारी 2 बार काउंट हो गई, क्योंकि शुगर केन यहाँ पर बना वो भी एक फाइनल मटेरियल हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर हम इनको अलग अलग जो है क्या सेपरेटली काउंट कर ले अगर, तो ये भी दिक्कत करेगी। तो एक प्रिसाइज मेजरमेंट हमें चाहिए। अब यहाँ पर मेथड्स क्या है ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत ध्यान से सुनते समझते हुए जाना, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड में इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल ओरिजिन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई नेशनल इनकम जो है, ठीक है, उसको हम बाय वैल्यू एडेड मेथड से निकाल रहे हैं कि कितना हमारी जो फैक्टर कॉस्ट हैं वो लेकर चलेंगी। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि भाई कितना यहाँ पर क्या क्या हमारी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने क्या क्या नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए हैं या ऐड किए हैं। तो कंट्रीब्यूशन देखेंगे ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन एन आउट अकाउंटिंग ईयर एंड एंटेल करेंगे कंसोलिडेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच इंडस्ट्री लेस इंटरमीडिएट परचेज फ्रॉम ऑल। तो देखो क्या कर रहे हैं हम ये देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पर ये एक मान लो फॉर एन एग्जाम्पल पेंसिल्स बनाने वाली कंपनी है, तो इसने टोटल कितनी पेंसिल्स प्रोड्यूस की, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने वुड कंज्यूम किया होगा, ग्रेफाइट कंज्यूम किया होगा, तो यहाँ पर ग्रेफीन इन्होंने अगर कंज्यूम किया है या फिर वुड कंज्यूम किया है तो वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, उनको हम माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हम प्रोडक्शन मेथड यूज कर रहे हैं और अपने लिए क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे हमारा जीडीपी, ठीक है। तो कैसे काम करेगा ये, सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना वैल्यू ऐड हुआ है। तो अगर एक टी शर्ट प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है तो रॉ कॉटन हमने खरीदा $10 का, ट्रांसफॉर्म करा यार्न में, देन फैब्रिक और फिर फाइनली एक टी शर्ट बनाई $25 की। तो यहाँ पर अब हमने देखा कि स्पैनिंग करी, अगर यहाँ पर स्पिनिंग की है यार्न को, फिर $4 में हमें लगे इसको वेव करने में, और टी शर्ट बनी है यहाँ पर फैब्रिक से $6 की। तो पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हर एक स्टेज पर देखना है कितनी कितनी वैल्यू ऐड हुई है, सम अप किया इन वैल्यूज को अक्रॉस इंडस्ट्रीज। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, इसको प्रोडक्शन स्टेज में हर एक इंडस्ट्री को ट्रीट किया और वैल्यू ऐड की गुड्स एंड सर्विसेज की जो इन्होंने प्रोड्यूस या हैंडल की हैं, और सम अप करने के बाद में हमें टोटल जीडीपी पता चल जाता है। अच्छा, डबल काउंटिंग हमें यहाँ पर अवॉइड करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, जैसे यार्न को हमारा था या फिर कॉटन था, इन सब की वैल्यू हम हटा देंगे, केवल जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट है उसी का वैल्यू लेकर चलते हैं। तो जितनी भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ठीक है, जिनको हमने एक बार एक स्टेज पर पहले काउंट कर लिया था, अब यहाँ पर इनकी वैल्यू जो है वो हम माइनस कर देते हैं, तो इन्फ्लेट नहीं होता हमारा फाइनल जीडीपी। नेक्स्ट आ जाते हैं इनकम मेथड। तो यहाँ पर फैक्टर इनकम मेथड यूज करेंगे, तो जिसमें कि वैल्यू एडेड में हम प्रोडक्शन स्टेजेस पर काम कर रहे थे। इनकम मेथड ये देखता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो एग्जैक्टली यहाँ पर कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो लैंड आ जाती है, लेबर आ जाती है, कैपिटल आ जाती है और एंटरप्रेन्योरशिप आ जाती है। तो लैंड के थ्रू हम यहाँ पर रेंट कितना हमने अर्न किया, लेबर ने कितनी वेजेस और सैलरीज मिली है,
कैपिटल यहाँ पर कितना इंटरेस्ट हमने अर्न करा या क्या प्रॉफिट्स हमने बनाए, और एंटरप्रेन्योरशिप में सरप्लस प्रॉफिट्स जो हमारे बिजनेस अर्न कर रहे हैं, ठीक है, इनको हम लेकर चलेंगे, सम अप कर देंगे हमारी फैक्टर इनकम को। तो यहाँ पर जीडीपी जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एडिंग अप द इनकम अर्नड बाय ईच ऑफ दीज फैक्टर्स विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। तो यहाँ पर हम कॉम्पनसेशन देख लेंगे हमारे एम्प्लॉइज के लिए क्या है, नेट ऑपरेटिंग सरप्लस देख लेंगे जो हमारे बिजनेस ने यहाँ पर अपने, जैसे कोई शर्ट हमने बेची तो हमने यहाँ पर शर्ट्स पहले मान लो खरीद कर लेकर आए, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह जो भी लगी, और उसमें से हमने क्या माइनस करा कि कितनी की शर्ट हमारी बिकी है, तो मान लो 25 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो वो हमने ले लिया। मिक्स्ड इनकम, तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स और जो ओनर ऑक्यूपाइड हाउस रेंट है इनको हम ऐड करेंगे, और नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इनकम जो हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिसीव हो रही है माइनस जो इनकम हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स को पे करी है, ठीक है, वो सारी चीजों को हम ऐड कर लेते हैं। तो मान लो कॉम्पनसेशन यहाँ पर एम्प्लॉइज को $400 मिली, ऑपरेटिंग सरप्लस बिजनेस का 300 रहा, मिक्स्ड इनकम यहाँ पर जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स और यहाँ पर अलग अलग हाउसिंग रेंट्स वगैरह से इनकम मिली वो $100 की, और जो नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिली जो हमने उनको पे की माइनस जो उन्होंने हमें पे करी, तो जो भी यहाँ पर आया तो ये माइनस भी हो सकता है प्लस भी, माइनस है तो हमने ज्यादा पे करा और अगर प्लस है तो उन्होंने ज्यादा पे किया, तो यहाँ पर माइनस है मतलब आउटफ्लो हुआ है, बाहर गया है पैसा, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, इससे हमारे पास इनकम मेथड के थ्रू हमारा जीडीपी आ जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड, जो सबसे रेलेवेंट और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, यूजुअली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास में जितने भी फाइनल एक्सपेंडिचर्स हुए हैं कंट्री में ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड उसको हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ वैल्यू एडेड या इनकम मेथड जो है वो डिमांड साइड देख रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक्सपेंसेस को लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये घर है एक हाउस होल्ड है उसने जो कि कंजम्पशन करा फूड का, क्लोथिंग का, सर्विसेज का, तो एग्जैक्टली यहाँ पर कितनी स्पेंडिंग की। फिर गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर पर खर्चा कर रही है। फिर यहाँ पर हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देखेंगे कि भाई बिजनेसेस ने न्यू फैक्ट्रीज में क्या इन्वेस्टमेंट्स की, मशीनरीज में, इक्विपमेंट्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम सब खर्चे लेकर चल रहे हैं ना। फिर नेट एक्सपोर्ट्स देखेंगे तो इंपोर्ट्स हमारे टोटल कितने हुए और एक्सपोर्ट्स कितने हुए, तो यहाँ पर इनको आपस में माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा। फिर हम इन्हें ऐड कर देते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड में मान लो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड के $600 थे, गवर्नमेंट ने $200 यहाँ पर कंज्यूम करे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो हुई वो $150 की हुई, एक्सपोर्ट हुए 100 और इंपोर्ट हुए 50, तो हम नेट एक्सपोर्ट्स में है ना, तो $50 के नेट एक्सपोर्ट में आए और इन सबको ऐड कर देंगे। आगे समझ में कि किस तरीके से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जो टोटल जीडीपी कैलकुलेट किया गया वो कैसे किया गया, सम अप कर दिया हमने ऑल द फाइनल एक्सपेंडिचर्स विद इन द इकोनॉमी, एंड यहाँ पर ये हमें टोटल मार्केट वैल्यू बता रहा है जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस की हैं। अब आ जाते हैं बेस ईयर में, और बेस ईयर क्या होता है सबसे पहले तो ये समझेंगे, और मेथड किस तरीके से हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर रहे हैं। देखो बेस ईयर एक स्टैंडर्ड ईयर हो गया, एक बेंचमार्क ईयर हो गया जिससे हम चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन किससे करेंगे, कब कब करेंगे, तो यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया फॉर एन एग्जांपल कि 2011-12 अब हमारा जीडीपी के लिए बेस ईयर रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं जीडीपी की ही, तो यहाँ पर हमारे बेस ईयर्स चेंज हुए हैं, सीपीआई के लिए भी चेंज हुआ है और इसके लिए भी चेंज हुआ है। तो जो प्रपोज न्यू ईयर है वो हमारा 2022-23 होगा। तो जब हम यहाँ पर अगले फाइनेंशियल ईयर से अपनी जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो हम उन्हें रिव्यू कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन यहाँ पर कि कितना हमारा जो जीडीपी है वो रहा 2022-23 में और अब कितना है, उससे हमें ग्रोथ पता चलेगी। ठीक है, तो नेशनल अकाउंट्स जो हैं ये हमें मेथड बताते हैं कि किस तरीके से हम इसको कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा कौन करता है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है। तो मेजर चेंजेस इन्होंने इनकॉर्पोरेट किए। सबसे पहले जो हेल्थ हेडलाइन ग्रोथ रेट है ये अब यहाँ पर जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस से चेक किया जाएगा। तो हमें यहाँ पर इसको जीडीपी बोल रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि भाई जीडीपी कितना है
तो मैं कांस्टेंट प्राइस बोलूंगी या मार्केट प्राइस, तो मैं यहाँ पर कांस्टेंट प्राइस बोलूंगी। और कांस्टेंट प्राइस कौन सा था, जिसमें हम एक बेस ईयर साथ में लेकर कंपेयर करते हुए चल रहे थे। तो अर्लियर जो ग्रोथ मेजर होती थी वो फैक्टर कॉस्ट पर होती थी एंड कांस्टेंट प्राइसेस पर होती थी। अब ये हमारी किस पर जा रही है, ये हमारी जा रही है कांस्टेंट मार्केट प्राइस पर, ठीक है। तो सेक्टर वाइज एस्टिमेशन होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड का, जिसको हम बेसिक प्राइस पर लेकर चलेंगे। बेसिक प्राइसेस वाला मैंने आपको समझाया था ना, जिसमें हम प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी को देख रहे थे। तो बेस ईयर क्या है, एक स्पेसिफिक ईयर है जिसमें की इकोनॉमिक ग्रोथ हमने मेजर करी, इसको हमने 100 वैल्यू इंडेक्स में दी। अब यहाँ पर प्रिवेलिंग प्राइसेस में उस करेंट ईयर को यहाँ पर टर्म करेंगे एट करेंट प्राइसेस, और जो यहाँ पर बेस ईयर प्राइसेस है उन्हें हम लेते हैं कांस्टेंट प्राइसेस। तो जैसे 2022-23 हमारे नया बेस ईयर बनेगा, तो वो हमारे क्या बन गए, करेंट प्राइस बन गए। और जो प्राइसेस हमारे मान लो 25-26 में आते हैं तो वो हमारे कांस्टेंट प्राइस बन गए। तो बेस ईयर हमारा पीरियोडिकली हम चेंज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा 2004-5 था, फिर 11-12 हो गया, और अब इसे हम 22-23 कर रहे हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं वो हम यहाँ पर अकाउंट कर पाए, इसलिए फंडामेंटल चेंजेस तो आएंगे ही ना किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में ओवर द टाइम, तो ये उसी की वजह से इस बात को बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑफिशियल एस्टिमेट की बात करें जो नेशनल इनकम का है, ये कंप्यूट किया गया था बाय सीएसओ विद बेस ईयर 1948-49 फॉर द एस्टिमेट ऑफ कांस्टेंट प्राइसेस। तो एक बेस ईयर जो है ये एक नॉर्मल ईयर होता है बिना किसी लार्ज फ्लक्चुएशंस के प्रोडक्शन में, ट्रेड में एंड प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इन जनरल, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो ये की इकोनॉमिक मेजर है जो कि यहाँ पर जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं स्पेसिफिक एरिया में, इंडस्ट्री में, सेक्टर में, रीजन में, उनकी वैल्यू बताता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसी भी इंडस्ट्री के लिए निकाल सकते हैं, किसी भी एक बाउंड्री एरिया के लिए निकाल सकते हैं, जैसे स्टेट का निकाल लिया, तो नेट कॉन्ट्रीब्यूशन हमें उस एंटिटी का पता चलता है ओवरऑल इकोनॉमी में। तो जीवीए क्या है, यहाँ पर क्या हमारा आउटपुट रहा और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम माइनस कर देते हैं, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो है, और इसमें से सब्सिडीज हम माइनस कर देंगे प्रोडक्ट्स में से। तो ये जब हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो सम ऑफ वैल्यू एडेड फॉर ऑल रेजिडेंट यूनिट्स गिवन द वैल्यू ऑफ जीडीपी, ये हमें पता चलता है। तो जीवीए हमारा किस पर निकल रहा है, एक तो निकलता है बेसिक प्राइसेस में, जो मैंने आपको एकदम शुरुआत में दिखाया था कि प्रोडक्शन कॉल टैक्सेस को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। प्रोडक्शन टैक्स कैसे थे, जैसे मैंने आपको लैंड टैक्स वाला एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम किसी उस पर बना रहे हैं, जमीन पर अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर क्या लेते हैं, प्रोडक्शन टैक्स जो है वो हमारा जो टैक्स हमने प्रॉपर्टी टैक्स दिया है, राइट। एंड सिमिलरली हम क्या लेकर चल रहे थे, ऐसे ही हम यहाँ पर प्रोडक्ट सब्सिडीज लेकर चल रहे थे, प्रोडक्शन सब्सिडीज लेकर चल रहे थे। तो याद रखना अब इस बात को कि अगर मैं बोलूं प्रोडक्शन टैक्सेस, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे आपके, लैंड रेवेन्यू टैक्स, स्टैम्प फी, रजिस्ट्रेशन फी टैक्स, ठीक है, जो हमारे प्रोफेशन पर हो रहा है। और प्रोडक्शन सब्सिडीज की बात करूं तो अगर हमने रेलवेज को कोई सब्सिडी दी, या हमारे फार्मर्स को कोई सब्सिडी दी, या हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनको कोई सब्सिडीज दी या एडमिनिस्ट्रेटिव सब्सिडीज दी, तो ये सब हमारी प्रोडक्शन सब्सिडीज में आ रही हैं, जो हमें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हैं, ठीक है। जीवीए फैक्टर कॉस्ट में क्या लेकर चलते हैं, कोई भी टैक्सेस जो भी हैं उनको हम नहीं लेकर चलेंगे, और सारी सब्सिडीज को भी एक्सक्लूड करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस में। लेकिन हम यहाँ पर प्रोडक्शन और प्रोडक्ट टैक्सेस जो हैं, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में हम दोनों इंक्लूड कर रहे हैं, और एक्सक्लूड कर देते हैं प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट सब्सिडीज। तो जीवीए अगर हमें एक एंटायर इकोनॉमी के लिए निकालना है तो अलग अलग सेक्टर्स के जीवीए को हमें ऐड करना पड़ता है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, जीवीए जो हमारा बेसिक प्राइस पर आया, ठीक है, जिसमें हमने प्रोडक्शन टैक्स ऑलरेडी लेकर चल रहे थे, और प्रोडक्ट टैक्सेस को और ऐड कर देंगे, प्रोडक्शन सब्सिडीज को भी माइनस कर देंगे, और प्रोडक्ट सब्सिडीज को भी माइनस कर देंगे, ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पर ना एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ जीवीए एट बेसिक प्राइस क्या है, जीवीए फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, जीवीए हमारा बेसिक प्राइस पर प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। जीवीए एट बेसिक प्राइस हमें बताता है कि क्या चीज है जो कि प्रोड्यूसर के लिए अक्रू हो रही है बिफोर दैट प्रोडक्ट इज सोल्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी डिफ्लेटर कैसे याद करोगे, हमने नॉमिनल जीडीपी पढ़ा था जिसमें कोई भी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं थी, और अगर रियल जीडीपी लेकर चलें जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर रहे थे, जहां पर हम बेस ईयर से कंपेयर कर रहे थे,
तो इनका रेशियो जो होता है वही हमें जीडीपी डिफ्लेटर बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो बेस ईयर से करंट ईयर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी क्या कहलाता है? यही कहलाता है आपका यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये हमें क्या दे रहे हैं? वो वैल्यू दे रहे हैं बाय विच द कॉस्ट ऑफ अ गुड और सर्विस हैज राइजन। जिस प्राइस से यहाँ पर हम अगर जैसे मान लो मैं नॉमिनल और रियल जीडीपी निकाल रही हूँ, तो उससे मुझे ये भी तो समझ में आएगा कि जो मैगी का पैकेट का मैं एग्जांपल देती हूँ हमेशा अपने अलग अलग क्लासेस में, कि एक मैगी का पैकेट आज यहाँ पर 10 रुपीज का जो मैगी का पैकेट है वो 5 रुपीज का मिलता था आज से काफी साल पहले, है ना, उतना ही साइज। तो यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यू बड़ी है फ्रॉम इट्स बेस ईयर, ये हमें पता चलता है। मेजर है ये इन्फ्लेशन का, हमें हेल्प कर रहा है कि किस तरीके से जीडीपी जो है हमारा उसमें हमें इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है ऑन हायर प्राइसेस रेदर देन एन इंक्रीज इन आउटपुट। ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में ज्यादा प्रोडक्ट्स बन गए, मैन्युफैक्चर हो गए या सर्विसेज ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही हैं, रेदर जो प्राइस लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारा जीडीपी इतना ज्यादा हाई दिख रहा है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर डिफ्लेटर वैल्यू 100 है तो कोई भी प्राइस चेंजेस नहीं हुए, प्राइस लेवल्स हमारे सेम है। अगर ग्रेटर देन 100 है इसका मतलब इन्फ्लेशन है, अगर यहाँ पर लेस देन 100 है इसका मतलब डिफ्लेशन हुआ है। तो जीडीपी डिफ्लेटर एक हमें वैल्यूएबल इंसाइट दे रहा है ऑन रियल परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। है क्या समझ में? तो यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको अब समझ आएगा बेटर वे में कि भाई ट्रू इम्पैक्ट क्या रहा इन्फ्लेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ पर और लिविंग स्टैंडर्ड्स पर। एक्यूरेट कंपैरिजन हो पा रहा है जीडीपी का अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, और ये भी हमारा ओवर द टाइम। तो जीडीपी डिफ्लेटर की प्रॉब्लम क्या है कि हमें एवरेज प्राइस चेंज दिखा रहा है लेकिन हमें कैप्चर नहीं कर पा रहे कि स्पेसिफिक प्राइस चेंजेस कौन सी इंडस्ट्री ने कितने किए। ये यहाँ पर एक्यूरेसी ऑफ डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है। रियल और जीडीपी नॉमिनल जीडीपी जो हमने कैलकुलेट किए इन्फ्लेशन को डायरेक्टली नहीं मेजर कर रहा इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि यहाँ पर हमें अलग प्राइस इंडाइसेस जैसे सीपीआई डब्ल्यूपीआई ये सब यूज करने पड़ रहे हैं। पर कैपिटा इनकम क्या बताया था? पर कैपिटा इनकम क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट अपॉन आपका टोटल पॉपुलेशन, है ना। तो ये हमारी मेजर है कि भाई कितनी अमाउंट ऑफ मनी हमारा पर पर्सन ऑन एन एवरेज बेसिस एक कंट्री में कोई पर्सन अर्न कर रहा है किसी जियोग्राफिक रीजन में, या फिर तो हम डिटरमिन करेंगे कि एवरेज पर पर्सन इनकम क्या है एक एरिया में और इवेलुएट करेंगे इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। तो पर कैपिटा इनकम जो है उसको हम कैसे निकाल रहे हैं? कंट्री की नेशनल इनकम बाय इट्स पॉपुलेशन, जैसे एनएनपी ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन और एनएनपी क्या थी? हमारी नेशनल इनकम भी थी। तो यहाँ पर ये हमें ये समझाती है कि भाई कितना एरिया की अफोर्डेबिलिटी है। यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो कंजक्शंस आ रहे थे डेटा में ऑन रियल एस्टेट प्राइसेस फॉर एन इंस्टेंस, तो हम समझ पाएंगे कि भाई क्या एवरेज होम्स जो है वो आउट ऑफ रीच हो गए हैं एवरेज पर्सन के लिए, या फिर यहाँ पर वो उसको खरीद पाएंगे। तो बिजनेसेस जो हैं वो पर कैपिटा इनकम को क्यों यूज कर रहे हैं? तब ये यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं कि भाई अगर मुझे एक स्टोर खोलना है तो इस टाउन की इतनी पॉपुलेशन है, यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें तो इतनी इनकी नेट नेशनल प्रोडक्ट है या फिर इतनी इनकी नेट इनकम है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर कितनी हमारी सेल हो सकती है और किस तरह की प्रोडक्ट्स की हो सकती है। लिमिटेशन क्या है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर अंबानी की भी इनकम ली जा रही है और एक रिक्शा चालक की भी ली जा रही है। तो अब दोनों में यहाँ पर जब हमारे पास में रिक्शा पुलर और हमारे अंबानी अडानी जी हैं, इन सबकी इनकम का एवरेज निकालेंगे तो क्या ये यहाँ पर अनइक्वल नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। तो वो जो इनइक्वालिटी है वो यहाँ पर हम कंसिडर नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स यहाँ पर। तो हम यहाँ पर हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन, अदर एसेंशियल फैक्टर्स को कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं जो कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। फ्लक्चुएशंस हमें एक्सचेंज रेट्स की वजह से देखने के लिए मिलते हैं। तो जो पर कैपिटा इनकम है अक्रॉस कंट्रीज ये हमारे लिए मिसलीडिंग हो सकती है क्योंकि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिल रहे हैं। सेंसिटिव है ये टू डेटा क्वालिटी एंड एस्टिमेशन मेथड्स। तो पर कैपिटा इनकम कैलकुलेशन हमारी एक्यूरेट डेटा के ऊपर फोकस्ड है कि भाई हमें
एग्जैक्टली पता चले टोटल इनकम कितनी है। अब हमें भी पता है ना ब्लैक मनी वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर सब लोग अपनी रियल इनकम नहीं दिखा रहे हैं। लिमिटेड एबिलिटी है टू कैप्चर इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, तो यहाँ पर हम नहीं चेक कर पा रहे हैं ऑफिशियल स्टैट्स के अकॉर्डिंग, तो हमें जो अंडर एस्टिमेट कर लेंगे अपने पीसीआई को, जहां पर इनफॉर्मल सेक्टर काफी सिग्निफिकेंट है। ये था हमारा पर कैपिटा इनकम। अब आ जाओ पर्सनल इनकम पर। टोटल इनकम जो एक इंडिविजुअल रिसीव कर रहे हैं किसी भी कंट्री के फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जब उसके बाद में ही वो टैक्सेस पे करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आई माइट अर्न समथिंग फ्रॉम हियर एज वेल। फिर यहाँ पर हो सकता है मेरी कोई प्रॉपर्टी हो जिसे मैंने रेंट पर दे रखा हो सकता है मैं कुछ फ्रीलांसिंग वर्क या फिर कुछ और भी बिजनेस शुरू कर रही हूँ। अब ये सब जो है, ठीक है, मेरे अलग अलग इनकम सोर्सेज हो गए। इनसे जो मुझे इनकम मिल रही है, आई विल एड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर उसके बाद में ही जो मेरी टोटल इनकम आएगी उस पर मैं टैक्सेस पे करूंगी। तो ये पर्सनल इनकम क्या है, ये हमारी इक्वल नहीं होगी कभी भी नेशनल इनकम के, क्योंकि जो हमारी पर्सनल इनकम है इसमें हम ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं लेकर चल रहे, जो कि हमारे इंक्लूडेड होते हैं, जो कि हमारे नहीं इंक्लूडेड है नेशनल इनकम में। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सनल इनकम में हम क्या कर रहे हैं, अपना ट्रांसफर पेमेंट्स भी लेकर चल रहे हैं, लेकिन नेशनल इनकम में हम ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो पर्सनल इनकम हमारी कहाँ से ड्राइव हो रही है, नेशनल इनकम में से, जिसमें हम यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को, प्रॉफिट टैक्सेस को, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, ठीक है, इन सबको डिडक्ट कर देते हैं। तो ये जो 3 कंपोनेंट्स थे, इनको एक्सक्लूड करने के बाद में नेशनल इनकम से हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर पर्सनल इनकम क्या होगी। तो ये हमारा बेसिस बना रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर समझने के लिए। तो पर्सनल इनकम क्या है, मेरी नेट इनकम क्या थी, प्लस जो इनकम मेरे को रिसीव हुई है लेकिन मैंने अर्न नहीं की है, माइनस इनकम अर्न की है लेकिन रिसीव नहीं हुई है। तो नेशनल इनकम यहाँ पर सम नहीं होता है पर्सनल इनकम प्लस, बिकॉज क्योंकि पर्सनल इनकम जो है वो ट्रांसफर पेमेंट्स भी लेकर चलती हैं, जैसे पेंशन, जिनको हम नेशनल इनकम से एक्सक्लूड कर कर चल रहे हैं। तो पर्सनल इनकम क्या हो सकती है, नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हो सकते हैं, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बोल देंगे, माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हमारे हाउस होल्ड्स ने की, अगर हमने कोई लोन्स वगैरह ले रखे हैं, हो सकता है हमने यहाँ पर कुछ कॉर्पोरेट टैक्सेस पे किए, फिर हमारे पास कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स हमने रिसीव की, वो हमने ऐड कर दी टू द हाउस होल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फर्म्स। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ये वो पैसा है जो मैं एक्चुअल में यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कौन सी है, एक मेजर है अमाउंट ऑफ मनी की इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जो कि अवेलेबल है फॉर देयर कंजम्पशन या फिर सेविंग्स। तो डिस्पोजेबल इनकम जो है ये हमारी ड्राइव हो रही है फ्रॉम पर्सनल इनकम बाय सब्ट्रैक्टिंग जो डायरेक्ट टैक्सेस हमने पे कर दिए, और जो अदर कंपलसरी, मान लो कुछ प्रीमियम्स वगैरह हमें पे करने थे, तो ये हो गई मेरी डिस्पोजेबल इनकम, जिसमें से मैंने पर्सनल इनकम में से पर्सनल इनकम टैक्सेस को माइनस कर दिया। तो कौन कौन सी चीजें हमारी नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में हम इंक्लूड नहीं करते, अगर कोई गिफ्ट मिले अब्रॉड से, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिले, फाइनेंशियल हेल्प हमने किसी भी सुनामी विक्टिम को दी, एक्सपेंसेस हमारे इलेक्ट्रिसिटी पर हुए बाय फैक्ट्री, लेजर टाइम एक्टिविटीज जैसे हमने वेजिटेबल्स ग्रो कर ली हमारे ही गार्डन में, सर्विस रेंडर कर रहे हैं कोई भी हाउस वाइफ, मनी रिसीव किए बाय इंडिविजुअल रेजिडेंट फ्रॉम हिज सन जो कि अब्रॉड काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट यहाँ पर रिसीव किया फ्रॉम अ फ्रेंड ऑन लोन, या फिर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये सब हम किसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, पर्सनल इनकम में। क्या चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज यूज कर सकते हैं, फ्री सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स, प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ ब्रांच ऑफ एन इंडियन बैंक इन लंदन, wages received by Indian employees working in London embassy, या फिर सैलरी टू फॉरेन टेक्निकल स्पेशलिस्ट। तो ये सब हमारी नेशनल इनकम में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में जो नेशनल इनकम का हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा। मैंने थोड़ा इलाबरेट कर कर एक्सटेंड कर कर चीजों को समझाया है, ताकि आप एक बार में यहाँ पर चीजें सीख जाओ, समझ जाओ, और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे आप यूपीएससी का दो, चाहे आप रेगुलेटरी और बैंकिंग का दो, चाहे यहाँ पर आप एसएससी का एग्जाम देने जाओ, चाहे स्टेट एग्जाम देने जाओ, कोई भी एक्सवाइज एग्जाम देने जाओ जहाँ पर इकोनॉमिक्स या फाइनेंस सिलेबस है, तो वहां पर जीडीपी आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। तो कोई ना कोई क्वेश्चन चाहे करंट अफेयर से आ जाए रिलेटेड, चाहे स्टैटिक्स से आ जाए,
आपसे पूछा ही जाएगा, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। आई हैव सीन दैट पीपल आर शेयरिंग द वीडियोस विद देयर पीपल, तो आई एम लिटरली फीलिंग अ ग्रेटिट्यूड towards them for sharing these videos, because मैं हार्डली ही कभी शेयर करती हूँ कोई भी वीडियो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बट ऑल्सो प्लीज लाइक द वीडियो। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।